हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th क्षितिज का चैप्टर नंबर 6 जो है हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था। चेकआउट कर लो। और हाँ, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो और पहली बार इस चैनल पर पहुंचे तो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी का जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अर्थात विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 है किसके बारे में? नेताजी के चश्मे के बारे में। प्यारी सी कहानी है। और क्या है नेताजी का चश्मा, किसने लिखी है? लेट्स चेक आउट। तो देखो, इसके जो राइटर है वो है स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है नेताजी का चश्मा, अर्थात खुद के चश्मे के बारे में छोटी सी काव्य कहानी है ना। आज हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लेखक का परिचय बहुत जरूरी है। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जो बचपन था और नौकरी बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में भी। अच्छा लग रहा है बोल के, है ना। देखो कौन है ये? इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है। कहानी लिखने किसने? अर्थात खुद की रचना है, कवि है। और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज जो है समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। के 13 कहानी संग्रह, कितने? 13 स्टोरी कलेक्शन है वो प्रकाशित हो चुके हैं। और दिन में सूरज कब निकलेगा, कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है के बीच में, विनय और ईंधन उपन्यास जो है वो चर्चित रहे। पहले उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्यिक अकादमी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आरबीएसई के अंदर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी तो है ही, तो सीबीएसई में उसके लिए अकॉर्डिंग क्या है आपका कि भैया आपको टीचर जो है, लेखक है, उनका परिचय याद रखना है। करेक्ट। ये है स्वयं प्रकाश जी। इनका चश्मा और लेखक जी चश्मा सिमिलर लग रहा है ना? बिल्कुल सही। चलो पढ़ लेते हैं। इनका निधन 2019 में हुआ। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध जो है वो चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति है, संप्रदाय है, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां जो है वो हिंदी वाचिक परंपरा को है। वाचिक अर्थात वाचन मतलब सुनाया जाना। इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी ने यह कहा है कि एक भूभाग जो चारों ओर से सीमाओं से घिरा हुआ है वह देश नहीं कहलाता। स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि देश इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि सबके मेल से एक पूरे देश का क्या होता है? निर्माण होता है ना। केवल एक ढांचा बनाने से घर नहीं बनता। वो घर कब कहलाएगा? जब उनमें लोग जो है वो रहते हैं आपसी प्रेम पूर्वक, है ना। अर्थात वो मकान ही कहलाएगा बस। ओके। सो जो व्यक्ति इन सभी से प्यार करने और इन्हें सुरक्षित समृद्ध बनाने की भावना अपने हृदय में रखता है, केवल उसे ही देशभक्त कहा जा सकता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि देशभक्त किसे कहा जाता है, तो केवल राष्ट्र का सम्मान नहीं, उस राष्ट्र में रहने वाले सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, देशवासियों, उन सभी का सम्मान और उनकी रक्षा करने का दायित्व उठाने में अगर आपकी हिम्मत है, अगर आप चाहते हो, अगर सुरक्षित रखने का साहस है, तो ही आप क्या हो? देशभक्त हो। अर्थात अपने आप को देशभक्त कहने का कोई सार्थक नहीं है। इनके हिसाब से ये जो परिभाषा है ये स्वयं प्रकाश जी ने दी। तो आप परिभाषा के साथ बोल सकते हो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा, जो कि आपसे हो सकता है भविष्य में पूछी जाए। तो इस कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मे वाले के जरिए देश के लाखों करोड़ों नागरिकों के इस महत्वपूर्ण योगदान को जीवित व स्पष्ट मूर्ति का रूप दिया है, जो कि अपने अपने विभिन्न तरीकों से इस देश के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। और इस शुभ काम में बड़े नागरिक ही नहीं अपितु छोटे बच्चे भी सहयोग देते हैं। किसके? कैप्टन चश्मे वाले। कितना सुंदर नाम है ना। हाँ, तो ये कौन है कैप्टन चश्मे वाले? क्या इनका योगदान है? और इस कहानी का शीर्षक चश्मे रहते वाले चश्मे जी क्यों रखा गया भाई? क्या है ना, देखते हैं।
प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में लेखक जी ने बताया कि हालदार साहब, जो कि इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण किरदार हैं। कौन? हालदार साहब इस कहानी के दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार हैं। तो भैया अगर आपको, क्योंकि मैं तो करवाऊंगा आपको समरी, इन शॉर्ट आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और अगर आप गड़े मुर्दे पूरी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो बुक में आपकी पूरी दे रखी है, उनको पढ़े जरूर, कहानी अच्छी लगी हो तो, है ना। तो उन्हें कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे यह कहानी जुड़ी हुई है। और एक छोटा सा कस्बा था जिसमें कुछ पक्के मकान, एक लड़के और लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका का दफ्तर। रिज्यूम कर पा रहे हो, है ना। अब क्या है, कहानी पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ना उस कहानी को क्रिएट करो। क्या बोला है? एक छोटा सा कस्बा था, कुछ पक्के मकान, एक लड़के लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका का दफ्तर। समझ में आ गया कितना प्यारा लग रहा है। अब छोटे से कस्बे में एक नगर पालिका थी, तो वह कुछ ना कुछ तो करती रहती, समय समय पर उस कस्बे का निर्माण कार्य पूरा करती रहती थी। जैसे शौचालय बनाना, कभी कभी सम्मेलन करवाना, कभी कुछ सड़कें पक्की करवाना, तो कभी कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, है ना। तो इमेजिन कर पा रहे हैं हम कैसे वो काम करते रहे होंगे। नगर पालिका की एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति लगवानी चाहिए। अब ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है। तो पहले पेज में हमने क्या करा, उसको रिलेट करा अपने आप से, है ना, कि भैया हम उस कहानी के दर्शक हो, उस एक स्थान को कैसे अपने ब्रेन में क्या करें, एक इमेज बन गई। अब करवाते हैं वहां की वीडियो रन। तो भैया क्या नगर पालिका एक बड़ी उत्साही थी कि यार नहीं यार ये कितना अच्छा चौराहा है, यहाँ चलो। पर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगवा दे। क्यों? क्योंकि नगर पालिका वहां पहले से काम करवा रही थी, कभी सड़कें, कभी चबूतरा, कभी चौराहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। ऐसे करके इनके ख्याल है कि भैया एक सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति लगवा दे। ठीक है, क्योंकि इसे बनवाने का बजट जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा था। अब देखो छोटा सा कस्बा है, पैसे उसी हिसाब से होंगे। और यहाँ पर एक कैप्टन की जिक्र हुआ ना, कैप्टन का जिक्र, कैप्टन चश्मे वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर। हुआ क्या, देखो हुआ क्यों है कि हम क्या कभी क्या सोचते हैं कि भैया ये छोटा है ना, ये क्या ही योगदान देगा देश के विकास में, है ना, क्या ही योगदान देगा। परंतु उनकी जो श्रद्धा थी ना, उन्होंने योगदान दिया ना, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी आ गई, है ना। हमने देखा कि भैया मूर्तियां होती है और मूर्तियों पर नकली चश्मा बनाया जाता है संगमरमर से, है ना। परंतु ये कहानी एक ऐसे चश्मे की है जो मूर्ति तो संगमरमर की थी, परंतु चश्मा जो था वो ओरिजिनल था, बिल्कुल उसी नंबर का। किसने बनाया था? कैप्टन चश्मे वाले, जो एक चश्मों की कारीगर या फिर चश्मों के दुकानदार वाले थे, है ना। तो इन्होंने ही नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था, जैसा कि ये है ना, तो उनको चश्मा उनकी मूर्ति पे फिट बिठाया था, बिल्कुल जैसा हूबहू सुभाष चंद्र बोस जी पहनते हैं। और उसी पे ये पूरी कहानी गढ़ दी गई, है ना, कि कैसे सामान्य से व्यक्ति ने देश के हित में योगदान दिया। चलिए पढ़ते हैं, तो हम रिलेट कर पाए कहानी क्या थी। अब उस कहानी को पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, और गारंटी है कि अगर आपने पूरी समरी पढ़ी ना, आप फटाफट से बुक खोल के उस चैप्टर को पढ़ोगे। चलो कहां तक हुए थे भैया, कि बजट जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा था, और बोर्ड का शासनकाल बहुत कम बचे रहने के कारण इस मूर्ति को बनाने का काम इस कस्बे के ही एक हाई स्कूल के एक शिक्षक मोतीलाल जी को दिया गया। इस मूर्ति को बनाने के, मूर्ति जो है वो 1 महीने में बनकर तैयार कर दी गई। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, बस एक चीज की कमी जो है छूटी, वो थी मूर्तिकार नेताजी की आंखों पर चश्मा बनाना भूल गया था, है ना। मूर्ति तो बना दी, परंतु सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडेंटिटी है वो कभी अच्छी लगती है जब सर पे टोपी और आंखों पे चश्मा हो। और वो मूर्तिकार जो है भूल गया। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह देश के लिए बलिदान की जो है वो प्रेरणा दे रही हो। उस कस्बे में आते जाते हालदार साहब ने जब उस संगमरमर की मूर्ति देखा, उन्होंने कहा वाह भाई, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली चश्मा। पहले दिन हालदार साहब ने मूर्ति पर सचमुच का चश्मा देखा तो बहुत खुशी हुई, यह जानकर कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं,
क्या देखा कि भैया मूर्ति तो संगमरमर की है, परंतु चश्मा इनका बहुत ओरिजिनल लग रहा है। क्या? देश के बलिदान की प्रेरणा दे रही है। अब मूर्ति को देखो ना, अब जनरली हमने बहुत सारी मूर्तियां देखी है, परंतु अगर हम देखें कि मूर्ति की रचना में कुछ ऐसा ऐसा कुछ है पॉइंट जो बिल्कुल असली लगता है, तो एकदम यूं हो जाकर यार कितनी शानदार कलाकारी रही है ना। आजकल ऐसी पेंटिंग्स बहुत बनती है। एग्जाम्पल दूं जैसे आपको, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, जैसे हाँ एक एक बॉक्सर की पेंटिंग बनाई गई है ना, ये बॉक्सर की पेंटिंग बनाई गई है ना, और उसको एक मुक्का मारते हुए दिखाया गया, ऐसे क्या मुक्का मारते दिखाया गया है, तो मुक्का वो रहा यहां पर, तो कलाकार क्या करता है, यहां से कांच को है ना कील मार के तोड़ देता है, और यहाँ पूरा वो खड़ा है मुक्का मारते, तो क्या लगता है कि भैया इसने यहाँ मुक्का मारा और ये कांच टूट गया, है ना। तो क्या प्रेरणा दे रही है कि भैया वास्तविकता की एक असलियत तो होती है ना, उसकी प्रेरणा देती है ऐसी पेंटिंग। तो उसी प्रकार का पहले, है ना, की बात कर रहे हैं, तो एकदम यूं लगा कि यार देशभक्ति भावना से क्या ओतप्रोत हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। दूसरी बार जब वह फिर वहां आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा देखा। तीसरी बार भी बदलता हुआ देखा। वो बहुत हैरान हुए कि यार मूर्ति जो है वो कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना, बदल ही सकती है। तो इस बात के पीछे का राज जानने के लिए इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि भैया नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा जो है वो हर दिन बदल कैसे जाता है। राज कहां छुपा था? कैप्टन चश्मा वाले पर, जो भैया आता बदलता और चला जाता, है ना, तो उसका काम तो फेरी वाले चश्मे वाले थे। पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी जो है वो उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है, और जब उसे किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना होता है तो वो उस चश्मे को उतार कर मूर्ति पर दूसरा चश्मा वो पहना देता है। अब यहां से एडवर्टाइज आइडिया बहुत तगड़ा है ना, कि अगर आपको किसी एडवर्टाइजमेंट करना है तो ऐसा कुछ रखो कि यार मेरे को ये चाहिए, ये ले तू रख, दुकानों में होता है ना, ऐसे स्कल्पचर बना रखे होते हैं उन पे चश्मा या फिर जो भी उनका मास्क वगैरह है ना, कि मेरे को ये चाहिए, उतार के दे दिया, उस पर नया चढ़ा दिया, है ना। तो ये कहाँ कर रहा था, ये कैप्टन जी कर रहे थे कि भैया चश्मा चश्मा ऐसा हो जो सुभाष चंद्र की मूर्ति पे लगा है ना, वैसा चश्मा चाहिए भाई साहब मेरे को। अब बिल ये देते हैं, उतारा, ये लो रखो, यहाँ पर दूसरा चश्मा पहना दिया, है ना। ठीक है, हवलदार साहब तुरंत समझ गए कि कैप्टन को बिना चश्मे की जो मूर्ति है वो बेकार लगती होगी, इसलिए वह चश्मा पहनाता रहता है और कभी बिना चश्मे की मूर्ति को नहीं छोड़ता। कौन सोच रहे हैं? हवलदार साहब, जो कि दूसरे मुख्य कैरेक्टर हैं। फिर हवलदार साहब उस पान वाले से यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है क्या, कि भाई इतना मतलब देश के लिए प्रेरणादायी काम कर रहा है, रोज चश्मे बदल रहा है, कौन है ऐसा? कोई खासम खास ही होगा, है ना, या फिर किसी आजाद हिंद का जो फौज का कुछ कर्मचारी होगा, कोई कुछ होगा इंपोर्टेंट सदस्य। तो पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा कि वह तो लंगड़ा और पागल है। मैडम ना देख रहे हो, पान वाला जो है चश्मे वाले की तारीफ किस तरह कर रहा, तारीफ तो नहीं कर रहा, उसमें व्यंग्य बांध रहा है कि क्या साहब वो तो पागल और लंगड़ा है। पर उनकी जो काम है ना पान वाले चश्मे वाले की, इस तरह की देश को सलाम करने का मन करता है, और यही वो पान वाला क्या कर रहा है, उस पर व्यंग्य उठा रहे साहब वो तो काम का नहीं है, लंगड़ा और पागल सा है, परंतु उसका काम दिखा रहा है ना। वो कैसे फौज में भर्ती हो सकता है? हालदार साहब का चश्मे वाले का इस प्रकार से मजाक बनाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि भैया हालदार साहब है वो देश की फौज में शामिल, है ना, तो वो बॉस जी के चश्मे बनाने वाले का अपमान सहन कर लेंगे? नहीं, उनको पसंद नहीं आया। तो हालदार साहब ने जब सामने से आ रहे थे ना, तो कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए कि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी यही कैप्टन चश्मे वाला है। लेखक ने बताया कि हालदार साहब जब 2 वर्ष तक उस छोटे कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे, फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, और पान वाले की दुकान भी क्या थी? बंद थी। उस चौराहे के लगभग सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि चश्मा मूर्ति पर नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, और यह सुनकर हालदार साहब दुखी होकर चुपचाप वहां से चले गए। एक ऐसा आदमी उम्र गुजर चुकी है,
लंगड़ाता है, पागल सा रहता है, मतलब सही तौर से नहीं रहता, रोज चश्मा बदलता था सुभाष चंद्र बोस, है ना। और एक दिन अचानक से देखते कि चश्मा ही नहीं है, पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ, सब दुकानें बंद। पता चला कि क्या, उन चश्मा वाला वो नहीं रहा। यह बताते वक्त पान वाले की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे भी बुरा लग रहा है अभी, उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वह कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वह नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी की मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने आखिरकार मूर्ति की ओर देख लिया और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा क्या होता है? एक प्रकार की लकड़ी होती है, लगा हुआ था, जो कि छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था। यह देखकर वो बहुत खुश हुए और देश पर शहीद होने वाले वीरों के लिए छोटे बच्चे की भावना देशभक्ति पर भावुक उठे और था उनकी आंखों से आंसू भरा। जाहिर सी बात है, सबकी आंखों से आंसू आ जाए कि देखो कहानी बेशक क्या थी। कहानी थी एक लंगड़े पागल से दिखने वाले चश्मे वाले की, जिनका नाम था कैप्टन चश्मे वाला। जब मूर्ति बनाएगी तो उनको लगा भाई मूर्ति में क्या है, कोई कसर रह गई चश्मे की। तो वो क्या करते थे, जितने उनके पास चश्मे होते थे ना उस डब्बे के अंदर, उनमें से एक चश्मा उठा के वो सुभाष चंद्र बोस जी को पहना देते थे। और जो भी नजर से गुजरता, अगर उसको उस किस्म का चश्मा चाहिए होता तो वो मांग लेते, भाई ऐसा चश्मा चाहिए, ग्राहक को दिया और दूसरा पहना दिया। तो क्या रहा, देश के लिए समर्पित वाला सिस्टम हो गया भैया कि हाँ बॉस जी की आंखें तो सोनी नहीं रहनी चाहिए, चश्मा रहना चाहिए, चाहे कैसा ही रहो, करेक्ट। और फिर एक दिन पता लगा कि वो जो चश्मे वाला है वो मर गया। कैसे पता लगा? जब नेताजी की आंखें जो है वो सूनी पड़ी थी 2-4 दिनों से। और फिर एक दिन जब लेखक 15 दिन बाद पूरा तरह से टूट चुका था कि यार नहीं, मन नहीं कर रहा मेरा उस रास्ते से जाने का, नगर से, क्योंकि लेखक का तो वही रास्ता था। और जब जा रहे थे देखा उन्होंने कि यार मूर्ति की तरफ मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, पान तो मैं खाऊंगा ही नहीं, परंतु फिर भी ना चाहते हुए भी उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा। और जब देखा उन्होंने पाया कि नेताजी के आंखों पर सरकंडे की लकड़ी का बना चश्मा पहना हुआ है। और जब पूछताछ करी तो पता लगा कि नगर के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने बॉस जी के लिए एक प्यारा सा चश्मा बनाया, उनको पहना दिया। तो वहां उस बच्चों की देशभक्ति को देखकर उनके आंसू आ गए। तो ये थी कहानी नेताजी का चश्मा। इसके पीछे की जो रहस्य था वो हमने उजागर कर दिया। तो आपसे उम्मीद है कि इस चैप्टर को तो पूरा जरूर पढ़ेंगे, बहुत प्यारी कहानी है और मैं पर्सनली चाहूंगा कि यार ऐसी कहानियां हमें पढ़नी चाहिए। प्रश्न नंबर पहला, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों के मन में आ रहा था कि सर उसको कैप्टन क्यों कहते हैं। जवाब यहां है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों के कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन जो है वो चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति क्या था? अगाध लगाव था, श्रद्धा भाव था। तो मतलब अत्यंत लगाव कि भैया बिना इनके लगाव के मतलब जीवन जो है वो नश्वर सा फील हो, ऐसा प्रेम। वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। और उसमें देश प्रेम, देशभक्ति का भाव जो है वो कूट कूट कर भरा गया था, कहना कूट कूट कर भरा गया था। इस प्रकार से वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर बहुत दुखी होता था और इन्हीं कृत्यों के चलते उनको नाम दे दिया गया कि कैप्टन चश्मे वाला। और वाकई में वो नाम जो है उनकी कृत्य को सूट करता है। हेलो, हाँ। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर खड़ी गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। कब कहा था? कि जब वो मर गया था ना, कैप्टन चश्मे वाले जी मर गए थे, उनके बाद बोला यार अब मैं जाऊंगा नहीं। तो हालदार साहब ने क्या बोला, भैया रोक। तो पहला क्या है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वो सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी और उसकी आंखों पर चश्मा जो है वो नहीं होगा। अब ये हालदार साहब कौन है? ये कोई सिपाही वगैरह नहीं है, परंतु लेखक है ना, इन्होंने ही लिखी है ना। यही हालदार साहब है जिन्होंने ये लिखा है। तो कैप्टन तो जिंदा नहीं, जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी, क्योंकि वो भी क्या थे? हालदार साहब उनको कहते थे तो देश के लिए तत्पर, हमेशा के लिए खड़े रहे। और उनको ऐसी मूर्ति देखकर जिसपे चश्मा ना हो, थोड़ा दर्द होता था। इसलिए उन्होंने पहले बोला नहीं, उस चौराहे पे रुकना ही नहीं है। परंतु अचानक से मन में होता ना कि नहीं यार बिना देखे रहा नहीं जाता, तो ऐसे बोला कि बाद में रोक।
सुख मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य को संकेत करता है कि भैया आज भी हमारी पीढ़ी में क्या है, वो संस्कार है। कैसे संस्कार? जो भविष्य की पीढ़ी में देशभक्ति जगाए रखेंगे और राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। अगला है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि भैया नेताजी का चश्मा, पहले तो उनके देश के लिए दिया गया योगदान, उसके बाद कैप्टन का दिया हुआ योगदान उनके चश्मे के लिए, और फिर उनको बुरा लगता प्रतिमा के लिए जिसमें चश्मा नहीं था। परंतु जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों ने चश्मा पहना दिया बॉस को, सुभाष चंद्र बोस जी को बॉस ही कहते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगा कि यार, और ऐसा जब पूरा दृश्य उनके सामने हुआ ना तो वो भावुक हो उठे। हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति जो है वो चश्मा विहीन होगी, परंतु नहीं। परंतु जब ये देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा जो है वो आशा में बदल गई कि भविष्य जो है अभी भी क्या है, उज्जवल है। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। ये बात सोचकर वे क्या हो गए, भावुक हो गए कि यार आज भी देशभक्ति है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों में। खासकर भावुक तब हुए जब वो छोटे बच्चे निकले कि अरे इतने इतने बच्चों ने किया है, तो ऐसा हो जाता है। अगला प्रश्न आशय स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उस पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, सब कुछ निछावर कर दिया है देश पर। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से क्या है, निंदनीय है। और ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि स्वार्थ ही सर्वोपरि होती है और वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। इसका पंक्ति का आशय है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए कि कैसा था। वो भी कुछ इन्हीं श्रेणी में आता था पहले तो, परंतु बाद में वो भी क्या हो गया, थोड़ा हो गया था उदास। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उससे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुश मिजाज है, काला मोटा व्यक्ति है, उसकी तोंद निकली हुई है, वो पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी जो है वो लाल काली हो रही है। कितनी हो रही है, लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है और वह वाग्पटु है जो व्यंग्य में बातें करने से भी नहीं चुप, व्यंग्य कर देता है, साहब वो क्या बूढ़ा लंगड़ा, आप क्या ही हुआ, कैप्टन है ना, ऐसे करके। प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। तो भैया ऐसे मोटी तोंद वाला जो व्यक्ति है, अगर वास्तविकता में ऐसा हो तो उसका जो व्यक्तित्व था वो उपहास या फिर उसको बुरा साबित करने का नहीं था। वो केवल अपने ग्राहकों को क्या एंटरटेन कर रहा था कि हाँ साहब कोई ना, चलते रहता है ऐसे, ताकि उसके और ग्राहक के बीच में जो वार्तालाप है वो पॉजिटिव बना रहे, है ना। तो उसने देश के हित में ना चाहकर ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है, उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है, सही नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र। भाई साहब ने चश्मा पहना है जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है ना। कि उसके पास केवल उसकी उतनी ही संपत्ति है, 6-7 चश्मे, जिसके सहारे उसका जीवन चल रहा है, और उन्हीं में से एक को चश्मा क्या करता है, नेताजी के आंखों पर रख देता है। मतलब वो एक दिन की रोजी रोटी, समझ रहे हो उस बात का मतलब, है ना। तो उसने देश के लिए योगदान दिया है। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग, पान खाने के शौकीन थे और उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति क्या थी, आदर की भावना थी। और नेताजी की मूर्ति को रुक कर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को
देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी में यह भावना क्या हो और भी प्रबल हो कि हमें हमारे जो देशभक्त रहे हैं, देशवासी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर दी, कम से कम उनके लिए हम क्या करें, सम्मान व्यक्त करें। तो उसी से वो चाहते थे कि आने वाली जो पीढ़ी है क्या करें, इनका सम्मान करें। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पहुंचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखो कब पता चली उसकी कीमत, जब चश्मा सुभाष जी की मूर्ति पर नहीं था, तब उन्हें एहसास हुआ नहीं कैप्टन का क्या योगदान। और केवल पान वाला नहीं, पूरा नगर उसके लिए सन्नाटा मतलब मौन था। पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव ही नहीं है। ऐसा लगा था ना, बिल्कुल ऐसा लगा था। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश पर क्या मिलती है, तक मिलती है। वो कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता हुआ उसकी आंखों में क्या भराता है, पानी भराता है। दुखी होता था कि साहब कैप्टन अब नहीं रहा, इतना बोल क्या आगे, आंसू आ गए। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन जो भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला ना रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था, उनका आदर सम्मान रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। और नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था कि भैया कमी कमी सी लग रही है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित संसाधनों होने के बाद भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो अधूरा ना लगे। क्योंकि नेताजी का व्यक्तित्व है उनकी टोपी और उनके चश्मे, दो से उनका व्यक्तित्व झलकता है। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो देखो जब बोला कि कैप्टन चश्मे वाला, सोचो है ना कैसा रहा होगा भैया, एकदम मतलब एकदम पूरा जवान शरीर, एकदम हट्टा कट्टा, चश्मा लेके चलता होगा, है ना। परंतु वो ऐसा नहीं। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काटे वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा, और वह कौन से फौजियों जैसा दिखता होगा। पूछा भी था हवलदार साहब ने, यार ये कोई नेताजी का कोई खास प्रशंसक है, उनका मित्र है, कोई फौजी वोजी में था, या फिर आजाद हिंद फौज में सिपाही रहा होगा। बोलता नहीं साहब। कौन बोला? पान वाला। नहीं साहब, वो तो लंगड़ा पागल है, पागल। परंतु जिस दिन वो मरा ना, उस दिन उसकी कीमत सबको पता। प्रश्न 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो समाज सेवा, देश सेवा, या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्राय कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती है। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे कि लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जाने तथा उनसे क्या हो, प्रेरित हो, उनके जैसा काम करें, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हो। लोग ऐसे लोगों को भूले ना, उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी क्या है, उनसे परिचित कराएं, ताकि उनके योगदान के बारे में, कि देश के लिए, देश के हित के लिए किए गए कार्य सभी याद रखे जाएं। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे? तो देखो मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करवाना चाहूंगा, ताकि लोग, विशेषकर युवा वर्ग जो है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्या मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे। वे अपनी मातृभूमि पर आंच ना आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने, प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाएं। और इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और बलवंती हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इनकी प्रतिमा लगाना पसंद करूंगा। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? जैसे कि
क्या उत्तरदायी होने चाहिए कि चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले कि हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या करें, समय समय पर साफ सफाई करें या फिर करवाएं। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग क्या हो, वहां एकत्र हो और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, बताया जाए लोगों को। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिक बताते हुए उनमें प्रेरित होने के लोगों से कहें कि काम करो तो ऐसा करो, और मूर्ति के प्रति सम्मान जो भाव है वो बनाए रखें, इज्जत करें उनको, मतलब जो भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है ना, दिखावटी नहीं, सच में मन में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो देखो ये जो उत्तर है ना, छात्र स्वयं भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, तो थोड़ा चैप्टर के हिसाब से, सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, है ना, कभी भी सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं, प्रदूषण रोकने में मदद करने, अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखें, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ न करना, शहीदों देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। इन जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये सभी जो है देश को सिद्ध करने वाले, प्रस्तुत करने वाले कार्य है। तो केवल ये ना समझे कि इससे सिर्फ समाज में नहीं, पूरे देश का क्या कर रहे हो आप, देश में अच्छे के लिए, देश की भावना के लिए, देश के विकास के लिए देशभक्ति का क्या कर रहे हो आप, प्रदर्शन कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थायी बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों के मानक को हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकड़ चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा उधर बिठा दिया। अर्थात कि मान लो कि कोई ग्राहक आ गया हो, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहां से लाएगा भैया, तो मूर्ति वाला फ्रेम है उसको ग्राहक को दे दिया और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है ना। तो ये जो है इस व्यक्ति का सामान्य में भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान से रखते हुए बताइए कि क्या एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। एक भाषा के शब्द जो के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा जो है सरल, सहज और बोधगम्य बनती है। एकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द जो है उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं। जैसे कि अब देखो बहुत सारे आसपास के एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कुछ लोग है ना बूढ़े, हाँ, घर के आसपास रहते हैं, तो वो कुछ गांव से हैं, परंतु वो कुछ शब्द जो है ना वो ऐसे बोलते हैं जो इंग्लिश के हैं, पर उनको नहीं पता कि वो इंग्लिश के हैं। जैसे कि मैं अगर कोई काम उनका किया तो वो ही बोलेंगे नहीं थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो ये वर्ड इंग्लिश का है। और बहुत से ऐसे वर्ड जैसे गेट है, अंदर आना, बाहर जाना, इन आउट, और सामान्य मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसे जो शब्द हैं वो हिंदी के या फिर अंग्रेजी के हैं। परंतु जब वो बोलने लगते हैं ना तो वो शब्द उसी भाषा के होकर रह जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कौन सी भाषा के हैं, ये हिंदी के या फिर इंग्लिश के हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ था, सुंदर हो जाती है भाषा। आज का चैप्टर जो है हमारा वो होता है यही समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम से लेकर हो और किसी दुविधा में हो तो प्रश्न कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर कोई सजेशन हो, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जय हिंद।